लाइफ टाइम फ्री कार्ड सर, हर खरीदारी पर ढेर सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स। और लाउंज एक्सेस, शानदार कैशबैक ऑफर्स। बिल्कुल, ये एक ऐसी जानी पहचानी स्क्रिप्ट है ना जो फोन कॉल पर या किसी मॉल में घूमते हुए शायद हम सबने कभी ना कभी सुनी होगी। बहुत बार। शुरुआत में ये प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे वित्तीय आजादी का कोई प्रतीक हो। सही कहा। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे एक ऐसा दस्तावेज छिपा होता है जिसे वॉलेट में रखना तो बहुत आसान है, पर समझना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल, और कोई पढ़ता भी नहीं उसे। हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के नियमों और शर्तों की, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन इसी दस्तावेज को डीकोड करना है। मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड के नियम ना किसी सॉफ्टवेयर के टर्म्स ऑफ सर्विस की तरह होते हैं, जहां अमूमन बिना पढ़े ही हम एग्री या सहमति वाले बॉक्स पर टिक कर देते हैं। हाँ, वो लंबा सा पेज बस स्क्रॉल करके नीचे गए और एग्री दबा दिया। वही तो। लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। मतलब सॉफ्टवेयर क्रैश होने पर बस सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है, जबकि यहाँ दांव पर लोगों की मेहनत की कमाई और उनका पूरा वित्तीय भविष्य लगा होता है। सही बात है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब बैंक स्टेटमेंट में कहता है कि बस मिनिमम पेमेंट कर दीजिए, तो क्या वो सच में कोई सुरक्षित विकल्प है या वो कर्ज के एक बहुत बड़े जाल की पहली सीढ़ी है। उस एग्री बटन वाले उदाहरण को ही अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं ना, तो मैं बताती हूँ कि असली खेल क्या है। देखिए, जब कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नियम बनाती है तो वो अपने डेटा को सुरक्षित करने के लिए बनाती है। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड कंपनियां ये नियम बनाती है तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इस बात पर टिका होता है कि उपभोक्ता उन नियमों को पूरी तरह से ना समझे। अच्छा। बिल्कुल। इस विश्लेषण में जो सोर्स मटेरियल हमारे सामने है वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये पूरा सिस्टम जानबूझकर जटिल बनाया गया है। मतलब इसे कॉम्प्लिकेटेड रखा ही इसलिए गया है ताकि लोग उलझे रहें। हाँ, क्योंकि ये कोई साधारण कार लोन या पर्सनल लोन तो है नहीं जिसे एक तय ईएमआई में चुकाया जाता है। क्रेडिट कार्ड रिवॉल्विंग डेप्ट यानी एक ऐसे घूमने वाले कर्ज की तरह काम करता है जो किसी भी इंसान को कभी खत्म न होने वाले लूप में फंसा सकता है। बाप रे। और आज इन बारीक तंत्रों को समझना इसलिए भी क्रिटिकल है क्योंकि ये सीधे तौर पर लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। तो चलिए इस लूप के सबसे पहले और सबसे बड़े फंदे से ही शुरुआत करते हैं। चलिए। महीने के अंत में जब बिल इनबॉक्स में आता है तो सबसे पहले जो चीज हाईलाइट होती है एकदम बड़े अक्षरों में, वो है मिनिमम ड्यू या न्यूनतम देय राशि। वही सबसे खतरनाक शब्द है। मुझे तो लगता है ये वित्तीय दुनिया का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भ्रम है। बिल्कुल है। हमारे पास जो रिसर्च है उसमें एक बेहद सटीक गणितीय उदाहरण दिया है। मान लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग बिल 50,000 रुपए हैं। ठीक है। लेकिन उस बिल के ठीक नीचे बहुत ही आकर्षक तरीके से लिखा होता है मिनिमम ड्यू सिर्फ 2500 रुपए। हाँ, बोल्ड लेटर्स में। हाँ, अब अक्सर लोग इसे देखकर एक गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं कि चलो यार, इस महीने सिर्फ 2500 रुपए देकर काम चल जाएगा, बाकी अगले महीने देख लेंगे। उन्हें एक झूठी सुरक्षा का एहसास होता है, लेकिन हकीकत में मुसीबत यहीं से शुरू होती है ना। 100%। ये जो झूठी सुरक्षा है ना, ये असल में एंकरिंग बायस नाम का एक मनोवैज्ञानिक खेल है। एंकरिंग बायस। हाँ, दिमाग उस छोटी रकम यानी जो 2500 है उसे देखकर रिलैक्स हो जाता है और उस बड़ी रकम जो 50,000 है उसके खतरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। अच्छा, मतलब दिमाग को लगता है कि बस इतना ही देना है। बिल्कुल। और जब सिर्फ वो 2500 रुपए चुकाए जाते हैं ना, तो बैंक के सिस्टम में एक तरह से जश्न मनता है। जश्न बनता है। हाँ, क्योंकि बाकी बचे हुए 47,500 रुपए पर अब एक भारी भरकम ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। और ये कोई मामूली ब्याज नहीं है। स्टेटमेंट में ये हर महीने 3 से 4% के रूप में छपा होता है। एक सेकंड, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। 3 से 4% महीने का मतलब है, अगर इसे वार्षिक या एनुअलाइज दर में बदलें तो ये 36 से 48% तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, 48% तक। अले बाप रे। मतलब होम लोन 8 या 9% पर मिलता है, एजुकेशन लोन 10-11% पर। तो फिर भारत में कोई रेगुलेटरी बॉडी जैसे आरबीआई इतने भारी ब्याज दर की अनुमति कैसे दे सकती है? यही तो कैच है। 48% ब्याज वसूलना कानूनी रूप से जायज है? कानूनी रूप से ये पूरी तरह जायज है और इसके पीछे का तर्क है अनसिक्योर्ड लेंडिंग यानी असुरक्षित कर्ज। अच्छा।
देखिए, जब कोई होम लोन लिया जाता है तो बैंक के पास घर के कागजात एक गारंटी के तौर पर होते हैं। अगर पैसा नहीं चुकाया गया तो बैंक घर नीलाम कर सकता है। हाँ, वो तो है, उनके पास कुछ तो बैकअप है। लेकिन क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से असुरक्षित लोन है। इसमें कोई गारंटी नहीं होती। तो बैंक तर्क देते हैं कि वे बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, इसलिए इस जोखिम की भरपाई के लिए वे इतना अधिक ब्याज वसूलते हैं। अच्छा, तो ये उनका बचाव है। हाँ, और ये 48% का चक्रव्यूह यही नहीं रुकता। यहीं से डेट स्नोबॉल बनना शुरू होता है। डेट स्नोबॉल मतलब कर्ज का गोला? बिल्कुल। जब उस 47,000 पर 4% ब्याज लगता है ना, तो अगले महीने का मूलधन बढ़कर करीब 49,000 हो जाता है। फिर उस पर ब्याज लगता है। बाप रे। तो ये कर्ज किसी ढलान से लुढ़कते हुए बर्फ के गोले की तरह लगातार बड़ा होता जाता है। यहाँ इस तंत्र को थोड़ा और स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि सोर्स मटेरियल में एक बात बहुत साफ लिखी है कि ये ब्याज सिर्फ उस रकम पर नहीं लगता जो हमने पीछे छोड़ दी है। सही पकड़ा आपने। मान लीजिए किसी इंसान ने मिनिमम ड्यू भर दिया, 2500 रुपए दे दिए, और अगले दिन जाकर 1000 रुपए की कॉफी या कोई शर्ट खरीद ली। हाँ। तो क्या उस नई खरीदारी पर भी उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा? मतलब क्या कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा? ये शायद क्रेडिट कार्ड का सबसे कम समझा जाने वाला नियम है। मैं इसे साफ करती हूँ। हाँ प्लीज। आमतौर पर जब पूरा बिल चुका दिया जाता है तो बैंक अगली खरीदारी के लिए एक इंटरेस्ट फ्री या ग्रेस पीरियड देता है। हाँ, जो नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही सिर्फ मिनिमम ड्यू चुकाकर बाकी रकम कैरी फॉरवर्ड की जाती है ना, वो ग्रेस पीरियड वाली सुविधा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एकदम जीरो। इसके बाद पिछले महीने के बचे हुए बैलेंस पर तो ब्याज लगता ही है, साथ ही उस महीने की जाने वाली हर नई खरीदारी, चाहे वो 100 रुपए की कॉफी हो या 10,000 का फोन हो, ओहो, उस पर स्वाइप करने के पहले दिन से 36 से 48% की दर से ब्याज जुड़ना शुरू हो जाता है। मतलब कोई मोहलत नहीं? बिल्कुल नहीं। कार्ड धारक पूरी तरह से रिवॉल्विंग इंटरेस्ट के दलदल में आ जाता है। ये तो सच में मतलब एक ऐसा डिजाइन है जहां एक छोटी सी गलती पूरी वित्तीय योजना को पटरी से उतार सकती है। बिल्कुल। और इसी ग्रेस पीरियड से जुड़ी एक और बड़ी मार्केटिंग पिच पर आते हैं। वो जो कहते हैं ना, 45 दिनों तक कोई ब्याज नहीं। हाँ, सबसे बड़ा स्लोगन। जब कार्ड बेचा जाता है तो ये दावा सबसे जोर शोर से किया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई चीज खरीदी गई, बस उसी दिन से 45 दिन का एक फ्लैट टाइमर शुरू हो जाएगा। सुनने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चलता है कि ये 45 दिन का वादा एक बहुत बड़ा शर्तें लागू वाला खेल है। इसे मैं म्यूजिकल चेयर्स के एक खेल की तरह देखता हूँ, जहां संगीत कब रुकेगा ये बैंक का कैलेंडर तय करता है, आपकी खरीदारी का दिन नहीं। बहुत ही सही एनालॉजी दिया आपने। टाइमिंग के इस पूरे मैकेनिज्म को समझना सबसे अहम है। ये जो 45 दिन का कैलकुलेशन है ना, ये सीधे तौर पर स्टेटमेंट की बिलिंग साइकिल पर निर्भर करता है। थोड़ा समझाएं इसे। सोर्स में एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लेते हैं किसी कार्ड की बिलिंग डेट महीने की 5 तारीख है। ठीक है, 5 तारीख। अब अगर कार्ड धारक 6 तारीख को कोई बड़ा सामान खरीदता है तो वो ट्रांजैक्शन अगले महीने की 5 तारीख के बिल में आएगा। तो यहाँ 30 दिन मिल गए। हाँ, पूरे 1 महीने का समय मिल गया। और फिर बिल जनरेट होने के बाद पेमेंट करने के लिए अतिरिक्त 15 दिन मिलेंगे। तो 30 और 15 हो गया 45। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर पूरे 45 दिन का ग्रेस पीरियड मिल गया। ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वही खरीदारी महीने की 4 तारीख को की गई, यानी बिलिंग डेट के ठीक एक दिन पहले, तो वो तुरंत 5 तारीख वाले बिल में जुड़कर आ जाएगी। अरे। अब पेमेंट करने के लिए सिर्फ वो 15 दिन का समय बचेगा। बाप रे, ये बहुत ही चालाकी से बनाया गया स्ट्रक्चर है। यानी सिर्फ 24 घंटे के अंतर से मिलने वाला समय 45 दिन से गिरकर सीधे 15 दिन रह सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल और उठता है। मैं सोच रहा था कि क्या ये महज एक संयोग है कि ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स की जो बिलिंग डेट्स होती हैं वो महीने के बीच में होती हैं, जैसे 12 तारीख, 15 या 20 तारीख, जबकि आमतौर पर लोगों की सैलरी तो 1 या 31 तारीख को आती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, जानबूझकर ऐसा करते हैं? बिल्कुल। जब बिलिंग और ड्यू डेट्स सैलरी के दिनों से मेल नहीं खाती तो अकाउंट में लिक्विडिटी या कैश कम होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि महीने के बीच में तो पैसे वैसे ही खत्म होने लगते हैं। हाँ, और बैंक यही तो चाहते हैं। अगर कोई ड्यू डेट मिस कर देता है तो वो उनके लिए सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा होता है। एक पेमेंट मिस होने का मतलब सिर्फ एक पेनाल्टी नहीं है, ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। तो उस चेन रिएक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि सोर्स स्पष्ट रूप से बताता है कि एक सिंगल मिस पेमेंट कैसे कई लेयर्स में, मतलब कई परतों में नुकसान पहुंचाती है।
ये सिर्फ एक फ्लैट लेट फीस की बात तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जब कोई ड्यू डेट मिस होती है ना, तो सबसे पहले एक भारी लेट पेमेंट फीस लगाई जाती है, जो कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट के हिसाब से तय होती है। ठीक है, वो तो पेनल्टी हो गई। इसके बाद जो ग्रेस पीरियड का सुरक्षा कवच था, वो टूट जाता है। वो तो हमने अभी बात की। हाँ, और पहले दिन से उस भारी भरकम 40% वाले दर से ब्याज लगना शुरू होता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। और भी कुछ है? सरकार उस लेट फीस और उस ब्याज के ऊपर 18% जीएसटी भी लगाती है। मतलब ब्याज के ऊपर टैक्स? हाँ, यानी कार्ड धारक ब्याज के ऊपर भी टैक्स भर रहा होता है। ये सब तो सिर्फ उस महीने के बिल का आर्थिक नुकसान है। मतलब जब नियम इतने पेचीदा हैं, एक दिन की देरी पर पेनल्टी का पूरा पहाड़ टूट पड़ता है और मिनिमम ड्यू के नाम पर इतना खतरनाक जाल बिछाए। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है कि इतना सब होने के बावजूद लोग इन कार्ड्स का इतना अंधाधुंध इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। इसका जवाब है गेमिफिकेशन। बिल्कुल सही। पॉइंट्स, माइल्स, लाउंज एक्सेस और कैशबैक का वो मायाजाल जो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को ट्रिगर करता है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई कसीनो आपको फ्री ड्रिंक्स दे रहा हो ताकि आप बस टेबल पर बैठे रहें और खेलते रहें। ये कसीनो वाली तुलना एकदम सटीक बैठती है। इस पूरे रिवॉर्ड सिस्टम के पीछे का अर्थशास्त्र समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, बताइए ना। एमडीआर या मर्चेंट डिस्काउंट रेट देता है, जो करीब 1.5 से 2% होता है। अच्छा, जो मशीन स्वाइप करने का चार्ज होता है? हाँ, आप बैंक इसी फीस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, शायद आधा प्रतिशत, रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में कार्ड धारक को वापस कर देता है। ओहो। यानी बैंक हर स्वाइप पर पैसा बना रहा है, चाहे कार्ड धारक समय पर बिल क्यों ना भर दे। मतलब बैंक तो कभी घाटे में रहता ही नहीं है? कभी नहीं। लेकिन इस रिवॉर्ड को पाने की चाहत में लोग अपनी क्षमता और जरूरत से कहीं ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। इसे साइकोलॉजी में इंड्यूस्ड स्पेंडिंग कहते हैं। इंड्यूस्ड स्पेंडिंग? और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को इस्तेमाल करने की शर्तें भी तो एकदम भूल भुलैया जैसी होती हैं। अरे वो तो अलग ही सिरदर्द है। पॉइंट्स की एक्सपायरी डेट होती है, उन्हें रिडीम करने के लिए पोर्टल पर अलग से फीस लगती है। बिल्कुल। और इन्हीं शर्तों के मोटे मोटे पन्नों में ना कुछ और भी हिडन चार्जेस छुपे होते हैं। हाँ, बहुत सारे। जैसे ओवर लिमिट फीस। अगर किसी इंसान की लिमिट 1 लाख रुपए है और वो 1,01,100 रुपए की खरीदारी करता है, तो लॉजिक तो ये कहता है कि बैंक को उस ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन या रिजेक्ट कर देना चाहिए। सही बात है। ताकि उपभोक्ता अपनी लिमिट में रहे। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करते, वे उसे पास कर देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया तो बैंक को कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा। जब वे इसे पास करते हैं तो वे एक भारी ओवर लिमिट फीस लगाते हैं, जो अक्सर 500 रुपए या आउटस्टैंडिंग का 2.5%। इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो होती है। क्या बात है! मतलब लिमिट पार करने की सुविधा भी एक जाल है। हाँ, इसके अलावा फॉरेन मार्कअप फीस का भी जाल है, जो अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स पर खरीदारी करते समय 3 से 4% तक अतिरिक्त लग जाता है। लेकिन इन सब के बीच सोर्स मटेरियल जिस सबसे आक्रामक और खतरनाक फीचर की ओर इशारा करता है, वो है एटीएम से क्रेडिट कार्ड के जरिए कैश निकालना। ओहो, कैश एडवांस। हाँ, कैश एडवांस। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोग अनजाने में फंसते हैं। बिल्कुल। कई बार मेडिकल इमरजेंसी होती है या नकद की सख्त जरूरत होती है और इंसान सोचता है कि यार चलो क्रेडिट कार्ड से ही एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, 45 दिन का समय तो मिलेगा ही। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन हकीकत में जैसे ही वो कैश एटीएम मशीन से बाहर आता है, उसी सेकंड से मीटर चालू हो जाता है, कोई मोहलत नहीं। क्या ये सच है? ये पूरी तरह सच है और वित्तीय रूप से सबसे विनाशकारी कदम है। कैश विड्रॉल पर कोई ग्रेस पीरियड लागू नहीं होता। कोई ग्रेस पीरियड नहीं? बिल्कुल नहीं। जिस क्षण नकद निकलता है उसी क्षण से वो उच्चतम ब्याज दर, वही 36 से 48% वाली दैनिक आधार पर लगनी शुरू हो जाती है। रोज के हिसाब से? बाप रे! हाँ, और बात सिर्फ ब्याज की नहीं है। बैंक इस सुविधा के लिए एक मोटी कैश एडवांस फीस भी तुरंत लगा देते हैं, जो निकाली गई रकम का 2.5 से 3% तक हो सकती है। मतलब ये तो दोहरी मार हो गई। इसे डबल एट ही कहते हैं। निकालते ही फीस कटी और उसी दिन से भारी ब्याज शुरू। हैरानी की बात यह है कि एटीएम स्क्रीन पर कोई बड़ी चेतावनी नहीं आती कि ये कितना महंगा पड़ने वाला है। हाँ, कोई पॉपअप नहीं आता कि रुक जाइए। ये सिस्टम की डिजाइन का ही हिस्सा है जहां पारदर्शिता की भारी कमी है। ये तो वाकई ऐसा है जैसे बिना चेतावनी के किसी लैंडमाइन पर पैर रख देना। एकदम सही। अब तक हमने जिन भी मैकेनिज्म्स की बात की है ना, मिनिमम ड्यू का गणित, टाइमिंग का खेल, ओवर लिमिट चार्जेस और कैश विड्रॉल, इन सब का असर सिर्फ उस महीने के बैंक स्टेटमेंट तक सीमित नहीं रहता।
इसका एक बहुत लंबा एल्गोरिथमिक प्रभाव होता है जो सीधे सिबिल या क्रेडिट स्कोर को हिट करता है। और यहाँ हमें सिर्फ बेसिक बातें नहीं करनी है, ये समझना जरूरी है कि क्रेडिट ब्यूरो के एल्गोरिथम चीजों को कैसे देखते हैं। बहुत ही जरूरी पॉइंट उठाया है आपने। देखिए, क्रेडिट स्कोर सिर्फ ये नहीं देखता कि पेमेंट समय पर हुआ या नहीं, वो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को बहुत बारीकी से ट्रैक करता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो ये क्या होता है? मैं समझाती हूँ। मान लीजिए किसी की लिमिट 1 लाख रुपए है और वो लगातार 80,000 रुपए का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और सिर्फ मिनिमम ड्यू भर रहा है। ठीक है। भले ही वो इंसान कभी ड्यू डेट मिस ना करे, फिर भी एल्गोरिदम उसे क्रेडिट हंग्री यानी कर्ज के लिए उतावला मान लेता है। अच्छा, क्योंकि वो अपनी लिमिट का बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, ये रेशियो 30% से ऊपर जाते ही क्रेडिट स्कोर तेजी से नीचे गिरने लगता है। और इसका असली जीवन में क्या असर होता है, ये हमारे सोर्स मटेरियल में दिए गए एक रियल इंडियन सिनेरियो से एकदम साफ समझ आता है। वो उदाहरण बहुत डरावना है। हाँ, एक सैलरीड प्रोफेशनल है जिसके कार्ड पर 80,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग है। वो इंसान सोचता है कि यार फिलहाल बजट टाइट है, तो हर महीने 4,000 रुपए का मिनिमम पेमेंट करता रहता है। उसे एक मानसिक तसल्ली है कि चलो मैं कर्ज चुका तो रहा हूं। हाँ, लोगों को लगता है कि ये पेमेंट तो जा रहा है। लेकिन 6 महीने बाद जब वो स्टेटमेंट गौर से देखता है तो पता चलता है कि उसका मूलधन 80,000 से घटकर 70,000 नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ब्याज और लेट फीस, अगर मान लीजिए 8 दिन की देरी हुई हो, उसके कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण वो बैलेंस 90,000 रुपए पहुंच चुका है। ये वो बिंदु है जहां इंसान पूरी तरह से हताश हो जाता है। वो हताशा इसलिए आती है क्योंकि लोग एक बुनियादी वित्तीय सिद्धांत को भूल जाते हैं। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है ना, वो ये है कि क्रेडिट कार्ड किसी की इनकम या आमदनी का विस्तार नहीं है। मतलब ये एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ भुगतान का एक माध्यम है, एक टूल है। जिस दिन दिमाग ये सोच लेता है कि मेरे पास 2 लाख की लिमिट है, तो मेरी खर्च करने की क्षमता 2 लाख बढ़ गई है, हाँ, जो अक्सर लोग सोचते हैं, उसी दिन से वो व्यक्ति कर्ज के उस कुएं में गिरना शुरू हो जाता है जहां से बाहर आने का रास्ता बहुत महंगा है। बैंक ये कभी नहीं चाहते कि लोग अपने कार्ड का पूरा बिल हर महीने चुकाएं। अच्छा। हाँ, क्योंकि कन्वीनियंस पेयर्स यानी जो पूरा बिल भरते हैं उनसे उन्हें बहुत कम मार्जिन मिलता है। उनका असली मुनाफा रिवॉल्वर्स से ही आता है जो कर्ज को आगे खींचते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर सच्चाई है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को एक सुरक्षा कवच में बदलना हो ताकि अगली बार कोई कार्ड स्वाइप करने से पहले 2 बार सोचे, तो वो चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? चलिए उन 6 मुख्य स्तंभों को एक-एक करके डिकोड करते हैं जो हर कार्ड धारक को पता होने ही चाहिए। बिल्कुल। पहला, उस एपीआर यानी वार्षिक प्रतिशत दर की हकीकत को स्वीकार करना। महीने के 3% को 36% सालाना के रूप में देखना शुरू करना होगा। और दूसरा, उस मिनिमम ड्यू के तिलिस्म को तोड़ना। ये समझना कि न्यूनतम भुगतान कोई सुविधा नहीं है, बल्कि वो बैंक के लिए एक रेवेन्यू जनरेटर है जो इंसान को हमेशा के लिए कर्जदार बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। एकदम सही। और तीसरा, सबसे अहम बिंदु, लेट फीस की चेन रिएक्शन। ये सिर्फ एक पेनल्टी नहीं है, ये उस ग्रेस पीरियड को खत्म करने का ट्रिगर है जिसके बाद हर नई खरीदारी पर पहले दिन से ब्याज लगता है। और चौथा, जो सबसे खतरनाक है, एटीएम कैश एडवांस का जाल। ओहो, वो तो बिल्कुल नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जब तक जिंदगी और मौत का सवाल ना हो, क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना एक वित्तीय आत्महत्या जैसा है। बहुत सही कहा। 5वां, रिवॉर्ड पॉइंट्स की मृग तृष्णा। ये समझना कि 10 रुपए का कैशबैक पाने के लिए 1,000 रुपए का ऐसा खर्च करना जिसकी जरूरत ही नहीं थी, कोई समझदारी नहीं है। और अंत में छठा बिंदु, उन अदृश्य चार्जेस को पहचानना। ओवर लिमिट फीस से बचने के लिए अपनी लिमिट पर नजर रखना। और अगर विदेश यात्रा कर रहे हैं या विदेशी वेबसाइट पर कुछ खरीद रहे हैं तो 3-4% के फॉरेन मार्कअप को अपने बजट में पहले ही जोड़ लेना। वित्तीय साक्षरता ही वो एकमात्र रोशनी है जो इस भूल भुलैया में रास्ता दिखा सकती है। जब तक नियम पढ़े और समझे नहीं जाएंगे, तब तक सिस्टम का फायदा उठाना नामुमकिन है। इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आई है ना, वो सिर्फ कुछ प्रतिशत ब्याज या लेट फीस की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सिस्टम की है। हमने शुरुआत की थी इस बात से कि कैसे लोग बिना सोचे समझे टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री कर देते हैं। लेकिन इन नियमों की गहराई में जाने के बाद मन में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठता है। वो क्या? मैं सोच रहा था कि जब दुनिया के सबसे बड़ी वित्तीय संस्थान, बड़े बड़े बैंकों के रणनीतिकार जानबूझकर सुविधा के नाम पर ऐसे नियम बनाते हैं
जहां बिलिंग साइकिल को सैलरी से अलग रखा जाता है, जहां मिनिमम ड्यू को मनोवैज्ञानिक एंकर बनाया जाता है, जहां एल्गोरिदम ये जानता है कि इंसान अपने अभी खरीदो बाद में चुकाओ वाले लालच पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सही बात है। तो क्या हमें आज के दौर में क्रेडिट कार्ड को सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट मानना चाहिए, या फिर ये हमारे इंसानी व्यवहार, हमारी कमजोरियों और हमारे लालच को कंट्रोल करने वाला एक बेहद शक्तिशाली बिहेवियरल साइकोलॉजी टूल बन चुका है? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगली बार जब भी किसी मॉल की चमक धमक के बीच या ऑनलाइन सेल के दौरान वॉलेट से वो शानदार प्लास्टिक का कार्ड बाहर निकले ना, तो एक पल रुक कर जरूर सोचिएगा कि ये खर्च सचमुच किसी की अपनी स्वतंत्र मर्जी से हो रहा है या फिर किसी बहुत ही चालाकी से बनाए गए सिस्टम के डिजाइन से। सोचने के लिए बहुत कुछ है। इसी विचार के साथ इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।